अगर मोटिवेशन की बात की जाए, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मुझे मेरे पापा को देख कर आता था। ठीक है। मैं एकदम कोचिंग का कुछ भी नहीं जानता था, मुझे मैथ में तो बिल्कुल वीक था। कुछ चैनलों से मैं भी थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस ले लेता था। और इवन मैं खाना बनाते समय भी अपना किताब साइड में रखा, खाना इधर बन रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ स्पेशल लोग थे जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया। ऐ गरीबी तू देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू दहलीज पे ही बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। ये लाइन अगर ललित भाई के लिए कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपको अच्छे से पता है कि लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग यूपी पुलिस का फॉर्म डाले हुए हैं और सबसे ज्यादा ये चीज सोच के आप लोग तनाव ले रहे हो कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं, चाहे वो पीएससी में हो, चाहे वो जेल वार्डर में हो, चाहे वो किसी भी नौकरी में हो, वो लोग भी फॉर्म भरे हैं। इससे आपको ये महसूस हो रहा है कि इस बार तो कट ऑफ आसमान छू लेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कहानी ललित भाई की है कि किस तरीके से प्रतिकूल सिचुएशन में रहने के बावजूद भी ये पीएससी में सेलेक्ट हुए और जो सिचुएशन आज आप सभी के साथ है वही सिचुएशन इनके भी साथ था। तो चलिए मेरा सफर का तीसरा एपिसोड ललित भाई के साथ शुरू करते हैं। तो ललित भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद अंकुर जी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानी बताइए बच्चों को, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि जो सिचुएशन उनके साथ हो रहा है वो ऐसा पहला व्यक्ति नहीं है जिनके साथ ये सब हो रहा है। ये आज जो लोग सिलेक्टेड हैं वो भी ये दौर देख के आए हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में जितना बता सकते हैं कैमरे पे उतना बताइए पहले। देखिए, मैं 2019 में सेलेक्टेड हूँ पीएससी में। बाकी जो सिचुएशन बताई है आपने कि हम लोग जिस सिचुएशन से उठकर आए हैं उस सिचुएशन में हर कोई नहीं होता। वास्तविकता यही है कि सभी वहीं से आए हैं। बिल्कुल। कोई एकदम से ये नहीं कि हम गए साथ भर्ती हो गए एक साथ, सभी उसी बैकग्राउंड से उठकर आए हैं। इसी क्रम में मेरी कहानी जो है, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय मैं दे देता हूँ। मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझसे छोटी एक बहन है, एक भाई है। पिताजी हैं हमारे। पिताजी हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे, और हमारे साथ हमारे ताई ताऊ जी भी रहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे थे उसके बहुत पहले, क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन कम से कम 12 तक चाहिए ही था, तो उस बीच का जो दौर था उसमें आप पढ़ाई कहाँ से किए, मतलब गांव से किए या शहर से किए? और उस पढ़ाई के दौरान क्या आपको ये सोचना पड़ता था कि फीस कैसे आएगा, या फिर जो आपकी फैमिली है उनका सपोर्ट उस पर रहता था? देखिए, अगर पढ़ाई की मेरी बात की जाए तो शुरुआती जो स्कूलिंग थी मेरी वो गांव से ही हुई। कहाँ तक, मतलब कक्षा 8 तक। ठीक है। मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, सरकारी स्कूल, जिसमें मैं कक्षा 8 तक पढ़ा। ठीक है। उसके बाद का स्कूल प्राइवेट था, जिसमें मैंने कक्षा 8 से आगे की भी हाई स्कूल किया। पिताजी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि एकदम बढ़िया थी, फिर भी जो सपोर्ट मिला मुझे घर से, अच्छा सपोर्ट मिला। कक्षा 10 तो मैंने वहीं से पास किया। उसके बाद हमारा तहसील था, वहां से इंटर किया। उस दौरान जो 2 साल थी, उसी दौरान थोड़ा पैसे की भी थोड़ी दिक्कत आने लगी, और उसमें घर से भी सपोर्ट मिला, कुछ अपनी तरफ से भी मैंने अपना एफर्ट्स लगाया जो मुझसे बन पड़ा। इसी तरह करके इंटर किया। इंटर के बाद फिर बीए में एडमिशन लिया। बीए मेरा रेगुलर नहीं हो पाया, प्राइवेट में लिया। प्राइवेट में इसलिए लिया कि वो टाइम निकल गया था, मैं किसी अन्य काम में बिजी हो गया। जब मैं बीए तक कर रहा था उस समय मेरे दिमाग में नौकरी का ना भी नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे एम नहीं था मेरा कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है या पुलिस वाला ही बनना है, कोई भी एम नहीं था। बीए कंप्लीट किया, फिर एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जो कि मेरे गांव से बराबर में एक शहर है, वहां मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद एमए, इस तरह मैंने एमए फाइनल कर लिया अपना। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो अंतिम शिक्षा थी वो एमए थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मतलब ऐसा कौन सा टाइम आया, या फिर क्योंकि पढ़ाई तो लगातार चलती जा रही थी, जनरली इस समय बहुत कम ही लोग होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि टाइम बढ़ता जाता है ना, और गवर्नमेंट जॉब में जो एज मांगता है वो काफी लिमिटेड है। तो वहां से ऐसा क्या हुआ, या फिर किसने सजेस्ट किया, या फिर किसके कहानी से मोटिवेशन मिला कि चलो तैयारी करते हैं? अगर मोटिवेशन की बात की जाए, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मुझे मेरे पापा को देखकर आता था कि वो जो भी काम करते हैं कितनी मेहनत से करते हैं। यदि मैं सफल हो गया तो उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। दूसरा मोटिवेशन, जो एक सलाहकार होता है ना,
मेरे 2 सलाहकार बहुत ही अच्छे रहे। एक तो मेरे रिश्ते के ममेरे बहनों ही लगते हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर है, और एक मेरा मौसेरा भाई है जो केमिकल से इंजीनियर है। उन दोनों ने ही मुझे सेम राय दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम कब तक ऐसे पढ़ते रहोगे, इस पढ़ाई का कुछ एम है, अगर नहीं है तो बना लो, मात्र 2 साल तुम दे दो तैयारी के लिए, तुम्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जरूरी नहीं पुलिस वाली मिले। और उन्होंने बोला कि अगर पैसे की अगर कोई दिक्कत आती है हम सपोर्ट करेंगे, जैसा भी हमारा बन पड़ेगा, कहीं कोचिंग करने चले जाओ या सेल्फ स्टडी करो, मतलब तैयारी करो। तो दोनों व्यक्तियों ने सेम राह दी। वही दिमाग में मेरे सेट हो गई, कुछ ना कुछ तो करना, जब इतना सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा घर से मिलेगा, थोड़ा वहां से मिलेगा, कुछ मैं अपना एफर्ट्स लगाऊंगा। ऐसा करते ही मेरे दिल में मतलब एक उमंग सी जगी कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए। उसी दौरान फिर मेरे मामा के बेटे इलाहाबाद में रहते थे। अच्छा। उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला आ जाओ यहाँ कोचिंग कर लो हमारे साथ, रहने खाने की जो भी है पार्टनरशिप में कर लेंगे। फिर मैं कुछ समय बाद 2016 में 16 लास्ट में वहाँ चला गया, उनके पास चला गया। 1 महीने में वहाँ रहा, मेरा मन बिल्कुल नहीं रहा पढ़ाई में, वापस आ गया। जब 1 महीने वहाँ पे आप गए तो जैसे तैयारी के दौरान या तो कोचिंग में एडमिशन ले लिए होगे, या फिर वहाँ का माहौल देखे किस चीज से ऐसा मतलब भय लगा, या फिर खुद का दिमाग ही जबरदस्ती पीछे ढकेल रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा? ऐसा कौन सा रीजन था जो मजबूर कर दिया घर पे वापस आने के लिए? मेन रीजन जो था कि मुझे कुछ आता नहीं था। ठीक है। मैं एकदम कोचिंग का कुछ भी नहीं जानता था, मुझे मैथ में तो बिल्कुल वीक था। मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ललित भाई को रोकना चाहूंगा। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आप पढ़ाई में कैसे थे, मतलब जैसे एक होता ना हुआ कि जो बहुत तेज होता है वही गवर्नमेंट जॉब में जाता है, कि मैथ तो ये सोते हुए ही लगा देते हैं, या फिर रीजनिंग तो इनके एकदम जबान से फिसलता हुआ आता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम हम होशियार हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब हाई स्कूल कर रहा था मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाई स्कूल जैसे तैसे किया, बिल्कुल भी समझ लो मैथ से बचने के लिए मैं हाई स्कूल से इंटर में आर्ट साइड ली, और मैं लास्ट तक आर्ट साइड ही पढ़ता रहा। मैथ का एम भी नहीं आता था, एकदम मध्यम से भी थोड़ा नीचे होता है उस टाइप का था। जब मैं कोचिंग करने गया तो मुझे कोचिंग का सी भी नहीं पता था, सब्जेक्ट ही नहीं पता है, मुझे सिलेबस ही नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना है। वही गए एकदम से 1-2 कोचिंग में ट्रायल क्लासेस लिए 2-4, उसी में घबरा के वापस आ गए क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। यहाँ से आपको एक चीज ये जरूर सीखना पड़ेगा कि जब भी हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं ना, हमें बहुत घबराहट होगी। मतलब ऐसा लगेगा ना कि कोई जबरदस्ती आपको कहीं से धक्का दे रहा और आप गिरने वाले हो। उस दौरान जो फीलिंग आती है ना, वैसी ही फीलिंग आएगी, चाहे मैंने तैयारी शुरू की थी, चाहे आप ललित भाई की कहानी सुन रहे हो, चाहे आप मेरा सफर सीरीज का कोई भी वीडियो देखना, सबके साथ ये सिचुएशन होता ही होता है। तो वहां आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। जब लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो समझो जो निगेटिव एनर्जी है ना वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, वहीं हमको खुद को रोकना है और ये कहना है कि जाके बिस्तर में रोज सो के टाइम काटने से बेस्ट है कि चलो एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। तो फिर आप दोबारा तैयारी कैसे? दोबारा वहां से वापस आ गए 1 महीने में। 1 महीना भी नहीं लगा, 15 दिन, क्योंकि मैं एकदम से उब गया था जाते ही 1 महीने में वापस आ गया। घर आया, फिर से मुझे लगा यार करना तो पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि करना ही था। फिर पापा वगैरह से बात की, पापा बोले पैसे की अगर कोई दिक्कत है तो हम जैसे तैसे जो भी बन पड़ेगा हमसे करेंगे, तुम बस चले जाओ वहाँ पढ़ लो। मैंने बोला मैं यहीं पढ़ लेता हूँ। फिर पापा बोले यहाँ नहीं पढ़ पाओगे, यहाँ पढ़ो, कुछ काम ही नहीं है, तब भी बहुत काम लगा रहेगा, पढ़ ही नहीं पाओ। फिर मैं चला गया वहीं पर, वहाँ गया, कोचिंग में एडमिशन लिया। फिर धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ना शुरू किया मैंने। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे दिमाग में घुसता चला गया। जैसे जैसे अब मुझे ये नहीं कि एकदम से होशियार हो गया मैं, सिर्फ 6 महीने मुझे उस कॉन्सेप्ट को समझने में लगा, हर सब्जेक्ट का समझने में लगा। ये नहीं कि मुझे आ गया सॉल्व करना, समझने में लगा। समझने के बाद फिर उस तैयारी को करता गया। कुछ चैनलों से मैं भी थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस ले लेता था। और इवन मैं खाना बनाते समय भी अपना किताब साइड में रखा, खाना इधर बन रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जैसा टाइम मिले वैसे ही पढ़ता था मैं। हाँ, और फालतू में ज्यादा टाइम निकालता नहीं था। मेरे जो फोकस रहता था ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में टाइम दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि जब मैं खाना बन रहा है खाना, जैसे हम 2 लोग बनाते थे, मेरे मामा के बेटे, हम बनाते थे, मेरी किताब इधर रखी है और हम खाना बना रहे हैं, किताब में भी नजर लग रही है।
इस टाइप से मैं तैयारी भी करता रहता। इस चीज में आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? जो लोग कहते हैं ना कि हम बाहर रह रहे हैं या फिर रूम लेके रह रहे हैं, खाना बनाने में टाइम वेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। सबको बना बनाया चीज़ नहीं मिलता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी हॉस्टल में रहना या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है, तो आपको ये चीज़ मैनेज करना है कि किस तरीके से आप अपने पढ़ाई को बांटते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने बच्चों को भी देखा है कि वो बाथरूम में उस पे वो पोस्टर टाइप का लगा लेते थे लिख के कि चलो जब तक बैठे रहेंगे वहाँ पे भी हम देख लेंगे। देखिए, जब आप खाना बना रहे हैं तो उस टाइम YouTube से हो सकता है ना ध्यान दे पाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि YouTube का कोई छोटा वीडियो देख सकते हैं, मौज मस्ती में बहुत सारे चीज हो जाते हैं, या फिर बगल में कोई बुक्स रख के मैनेज कर सकते हैं, तो आपदा में अवसर आपको तलाशना पड़ेगा, बना बनाया कोई चीज आपको नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे पता चला है आपको कि मुझे किसकी तैयारी करना चाहिए, या फिर कोचिंग वाले ने क्या बताया कि किस वैकेंसी में भरना चाहिए जिससे आप वहां पे सिलेक्शन ले सकते हो? क्योंकि कोचिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये नहीं तय कर पाए थे कि किस चीज का एग्जाम देना है। तो कोचिंग तो वनडे एग्जाम की ही स्पेशली हमने ज्वाइन की थी। उस समय क्या फोकस था हमें पुलिस बनना, या फिर ये था कि हमें ऐसी सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें महीने में कंफर्म 1 तारीख को सैलरी आ जाए? एग्जैक्ट द सेम। मुझे इससे मतलब नहीं था कि मुझे वर्दी चाहिए या कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए। मुझे मतलब था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन चलता रहे, 1 तारीख को सैलरी आए, आराम से अपना खर्च करें। ये मेरा मेन मोटिव था। वनडे एग्जाम और यूपी में ही चाहिए थी, यूपी से बाहर चाहिए नहीं थी। इतना था। उसके बाद अब फिर मेरे भाई लोग जो थे वो बोल रहे थे क्या, वो डिमोटिवेट करते थे, यार इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। नेगेटिव लोगों से मुझे बहुत चिढ़न होती है, अभी भी होती है। तो मैं ये भी एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा कि जब तैयारी हम करना स्टार्ट करते हैं तो जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं ना, वहाँ जो घर बैठ के कुछ भी नहीं करते हैं वो हमें ज्यादा राय देते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो घर से बाहर ही कभी नहीं गए होते हैं। तो उन लोगों का जो दबाव था मतलब डिमोटिवेट करने का, उसको किस तरीके से फेस किए या फिर उससे कैसे लड़े? वो तो बहुत ही ज्यादा रहा मेरे साथ, सच बताऊं। मैं जैसे गांव से इलाहाबाद आ गया था, तो इलाहाबाद ज्यादातर लोग IAS या PC से हाई लेवल की तैयारी करने जाते हैं। गांव के लोग मुझसे तो नहीं कहते थे, हालांकि मेरे पीछे मेरे पिताजी से या मेरे घर वालों से जिक्र करते थे, अरे तुम्हारा लड़का तो कलेक्टर बनने गया है वहां पर। पापा बोलते थे कलेक्टर बनने गया तो नहीं है, अगर बन गया तो उसकी किस्मत है, पर कलेक्टर तो नहीं बने, सिपाही जरूर बन गए, खाकी जरूर मिल गई। तो उन लोगों को मैं इस कान सुनता था, इस कान से नहीं निकालता था, इसी से बाहर कर देता था, इसको अंदर ही नहीं जाने देता था। बहुत से ऐसे लोग हमारे मोहल्ले में, जैसे हर किसी के यहाँ होते हैं, मोहल्ले के यार दोस्त सभी, जब मैं घर जाता था बोलते थे, यार कहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वहां पढ़ रहे हो, किसको नौकरी मिल रही है, किसी को नहीं मिलती, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोगों ने फॉर्म डाला है, कैसे पढ़ोगे। मैं बोलता था इतने सारों ने डाला है, फिर भी तो लोग सिलेक्टेड हैं ना, फिर भी उनमें से भी तो सिलेक्टेड है, जो लोग नौकरी पा गए हैं वो भी तो हम में से ही तो गए हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही तो हैं, कोई अलग से उनके 4 पैर 4 सर तो नहीं, 4 आंखें तो नहीं। उनको मैं ऐसा जवाब देता था, पॉजिटिव जवाब। इवन फेस करने का मेरा यही तरीका होता था कि मैं उनको पॉजिटिव जवाब देता था। अभी जैसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि सर बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब या तो ये कहते हैं कि यार तुमसे कहाँ हो पाएगा, इतने पढ़े पढ़े मतलब 30 मार्क हाँ लोग बैठे हुए हैं जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई का एक तरह से गढ़ माना जाता है इलाहाबाद, एक मुखर्जी नगर, तो वहां से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 15 या फिर 16 में देखा जब उस समय YouTube स्टार्ट हो रहा था स्पेशली पढ़ाई के क्षेत्र में, उस समय ऑफलाइन मोड में पढ़ाई ज्यादा होती थी। अभी तो YouTube ने शिक्षा के जगत में क्रांति ला दी है कि घर बैठे अगर आप जॉब में भी हैं या फिर अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं पैसा, तो घर बैठे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मतलब जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो क्या करें, हम उनको तुरंत मुंह पे बोल दें कि हो जाएगा, या फिर हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने सफलता से उनको जवाब देना चाहिए? बिल्कुल भी उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। आपकी सफलता ही उनके लिए मुंह तोड़ जवाब होगा, मेरा मानना तो ये है। तैयारी ऐसे करो कि सफलता शोर मचाए। मैंने तो वही किया, बोलते हैं बोलने दो, मैं इधर सुना इधर से निकाल दिया। बाकी जब मैं सिलेक्ट हो गया सबको पता चल ही गया कि बंदे में दम। पहले बोलते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, कहाँ दौड़ लगा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। जब सिलेक्ट हो गए हमें तो पता था कि लड़का होशियार है और कहीं ना कहीं लग जाएगा। मैंने ये पहले ही बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमारे सिलेक्शन में जो हमारे चाहने वाले हैं उनका जितना हाथ होता है उससे कहीं ज्यादा हाथ ना चाहने वाले का होता है, क्योंकि कहीं ना मतलब
इंसान है तो निगेटिव थॉट्स आएंगे, डिमोटिवेट होगा, क्योंकि हमेशा आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते, हमेशा आपके दिमाग में अच्छी चीजें नहीं आ सकती। लेकिन कभी कभी मतलब जो अभी तक मेरा स्ट्रगल रहा है उसमें मैंने ये चीज फेस किया है कि अचानक सोए हैं और तुरंत ये लग रहा है ना कि मेरे बारे में कोई ये सोच रहा है, या फिर उस वजह से मेरे पापा की बेइज्जती हो रही है, तो उस वजह से भी मैं पढ़ता था कि जो भी हो उन लोगों को जवाब मेरी नौकरी ही देगी। तो मतलब ऐसा इन बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए ना कि मतलब अगर कोई निगेटिव बोल रहा है हाँ। तो उसको पॉजिटिवली ले, गुस्सा के बजाय ये सोचे कि वो अगर कह रहा है तो हो सकता है, होता है ना, लोग कहते हैं कि गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, तो आप उस गुस्से को पॉजिटिवली अपने लिए लीजिए कि वो हमारे बारे में गलत कह रहा है, मैं मेहनत करूंगा और मेहनत के बाद जब वो नौकरी आएगी ना तब उन लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसमें मतलब आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा, ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है। अब पर्सनली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ स्पेशल लोग थे जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया, कहा और बहुत टीज भी किया, मुझे बहुत ठेस पहुंचाई कि ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। पर मैंने वही सेम चीज आज जो आपने दोहराई, वही सेम चीज की कि मुझे इनको ऐसे जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब इनको अपनी सफलता से देना है, सिलेक्ट होके देना है, और वही मैंने किया। तो जैसा कि सिलेबस तो यूपी पुलिस का बहुत ही सिंपल सा है, 4 सेक्शन पूछते हैं, रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीके। जनरली ऐसा कहा जाता है कि रीजनिंग सबको आता है, हिंदी सबको आता है, जबकि थोड़ा सा मतलब ये मिथ्या एक तरह से है, क्योंकि सब लोग अगर देखा जाए यूपी पुलिस के वैकेंसी में तो लगभग 56-57 रीजनिंग पूछ लेता है, 37-38 के आसपास हिंदी पूछता है। मुझे लगता है कि 40 से 42 क्वेश्चन रीजनिंग का सब लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो पाता है जो 50 के आसपास जाता है। सेम वही हाल हिंदी का है कि 25 तो सभी लोग कर देते हैं, उनको लगता है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन सिलेक्ट वो होता है जो 30 या 30 प्लस जाता है। 30 प्लस जाता है। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसको लेकर बड़ा ही ज्यादा डाउट रहता है कि उनको लगता है कि सर क्या अगर मैथ हमें नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर जीके नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मतलब बच्चे यही सोचते हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज करें, और बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि मुझे मैथ नहीं आता, जीके से डर लगता है। तो मैं तो किसी तरीके से मैनेज किया, क्योंकि मेरा टारगेट 100 क्वेश्चन के आसपास था, तो मैं बांट लिया था कि रीजनिंग हिंदी में जी जान लगा दूंगा, जीके और मैथ को थोड़ा बहुत बढ़ा के जितना मुझे क्वेश्चन चाहिए कवर कर लूंगा। तो आप किस तरीके से उसको टैकल किए? देखो, उस टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस का ज्यादा इतना स्कोप था नहीं, और मेरे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था तो मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि पैसे के अभाव में हमारे पास अच्छा मोबाइल भी नहीं था। ऑफलाइन तैयारी करते थे। अब जो सिलेबस कोचिंग में पढ़े उसको आके रिपीट किया। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मान लो मैंने आज मैथ क्लास लिया, मैथ वहां जो मैं पढ़ के आया उसी को मैं दोहराता था, और उस टॉपिक को रिलेट करके उसी का पूरा उसको सॉल्व किया। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग ले लो और अपना हिंदी ले लो। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिंदी ही था, ठीक है, हिंदी में अच्छे से पढ़ लेता था और वो थोड़ा मेरे समझ में भी आती थी। बाकी रीजनिंग और मैथ ऐसा लगता था हुआ है। रीजनिंग तो तब भी समझ में आता था, मैथ ऐसे समझ लो कि देखते ही अगर 10 क्वेश्चन दिए तो 10 में से 3 हो गए तो बहुत समझ लो। फिर भी एफर्ट पूरा लगाता था उसको करने का। हिंदी पे चूंकि पकड़ अच्छी थी तो हिंदी में ज्यादा टाइम दिया। रीजनिंग पे मेरी थोड़ी पकड़ उससे अच्छी थी, उससे थोड़ी कम थी, उस पे ज्यादा टाइम दी। जो चीज मुझे अच्छे से आ रही थी उस पे मैं ज्यादा टाइम देता था। ये जीके में तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते थे, थोड़ा मैंने सारे नोट्स बना रखे थे कोचिंग्स के, उसी को मैं रिपीट करता, उसको पढ़ता और अपनी स्ट्रेटेजी उसको तैयार करता। अब एग्जाम की बात आई कि एग्जाम की तैयारी में कैसा करता। एग्जाम के लिए पहले तो मैं प्रैक्टिस सेट ही लगाता था, प्रैक्टिस सेट पढ़ता फिर लगाता। लास्ट में आकर जब एग्जाम आने वाला था, मैंने क्या किया, जो आंसर शीट की कॉपी आती है, मैं गया फोटो स्टेट वाले के यहाँ, उसकी 10 कॉपी निकलवा लाया, OMR शीट जिसको बोलते हैं, उसको भरा। फिर मैं इधर प्रैक्टिस सेट रखा, इधर OMR शीट रखी, उसको वहां से पढ़ा, उसमें गोला किया, वहां से पढ़ा, उसमें गोला किया, ऐसे पूरा सॉल्व किया टाइमिंग लगा के, ठीक है, कि कितने टाइम में मैं इसको कर रहा हूँ, करा। फिर उसका पूरा आकलन करता था। यकीन मानिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितना प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे उसी के अराउंड आप एग्जाम में भी रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा रहा भी था। कुल मिला के मतलब आपने मेहनत किया, जो आपका मेन सब्जेक्ट था जिसपे आपकी पकड़ थी उसमें आपने ज्यादा टाइम दिया। क्योंकि मैं आप लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं ना कि जो नहीं आ रहा है उस पर ज्यादा टाइम दो,
देखो, जिस एग्जाम में पर क्वेश्चन बराबर नंबर हो, वहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग का कर रहे हो, हिंदी का कर रहे हो या जीके का कर रहे हो, और आपका मैथ मजबूत है तो मैथ में जान लगा। तो अब यहाँ मैथ बड़ा ज्यादा योगदान नहीं देता है आपकी सफलता में। रीजन ये है कि 18 से 19 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, अगर आप पूरा कर दोगे तो 19 ही करोगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जिस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन, उतना ही ज्यादा टाइम उसमें आपको देना है। अगर आप इस तरीके से अपनाते हो तो लगभग आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। मायने ये नहीं रखता कि कितने भीड़ में आप शामिल हो, कितने लोगों के बीच में आप जाके एग्जाम दे रहे हो। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि किस वाले वैकेंसी में आप सेलेक्ट हुए थे पीएससी में? मैं जो वैकेंसी 2018 में आई थी 41,520, मैं उस वैकेंसी में सिलेक्टेड हुआ। ठीक है, तो जब एग्जाम का टाइम है तो उसमें तो डर बहुत लगा होगा कि अरे यार इतना दिन से होता भी है ना, जो हमारे लिए लक्ष्य होता है जब वो बहुत क्लोज होता है ना हमसे, तो बहुत घबराहट होती है। ऐसा लगेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही ना आए। जनरली मुझे भी लगता था, और शायद हमें लगता है कि जो तैयारी करता है ना उसको लगता होगा। तो उस घबराहट या उस डर को किस तरीके से फेस करके एग्जाम दिए? ये तो जनरली सबके साथ होता है, ये तो नॉर्मल बात है। अब उसको ओवरकम करने के लिए उसको तैयार किया और उसको रिवीजन करता रहा मैं, बस उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। मेन चीज थी जो प्रैक्टिस सेट में लगाता था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता गया, उससे मुझे कम घबराहट हुई। मतलब बच्चे पूछते हैं ना कि सर बहुत डर लग रहा है, तो मतलब ऐसी कोई गुट्टी नहीं है ना कि जिसको पी के तुरंत ओवरकम कर लो? नहीं, ऐसी कोई गुट्टी नहीं है। बस आप तैयारी करिए, अच्छे से करिए, तब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और ये एग्जाम देने से पहले ये घबराहट सभी को होती है, जो ज्यादा होशियार है उसे भी होती है, और जो कम होशियार है उसको भी होती है, और जो हमारी तरह बुद्धू है उनको भी होती है। मतलब समझ रहे हो ना, ये स्पेशली आप लोगों के लिए है जो डर रहे हो ना भीड़ देख के। अगर आप भीड़ पे फोकस करोगे तो आपका फोकस एग्जाम से हट जाएगा, और एग्जाम पे फोकस करोगे तो भीड़ वाला डर हट जाएगा। तो समझ लो कि आज भी घुट्टी वो वाली नहीं बनी है जिसकी खोज आप कर रहे हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन कि आपका हथियार क्या है, आपकी पढ़ाई, प्रैक्टिस, एनालिसिस, रिवीजन। ये 3 चीजें अगर आप टाइमली करते हो तो आपका जो डर है ऑटोमेटिक आएगा ही नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि दिमाग जब खाली रहेगा इन सब चीजों से, तब तो आप फालतू चीज सोचोगे। पहले ऐसा होता था कि मतलब लोग पैसे अरेंज कर लेते थे, ऑफलाइन कोचिंग में पैसे भी ज्यादा लगता था। तब पहले लोग गहना तक वो रख देते थे, होता है ना कर्ज पे पैसे लेना या फिर जमीन गिरवी रख देना। लेकिन इस समय सिचुएशन जो है वो थोड़ा थोड़ा बदल गया है। तो पहले ऑफलाइन में और अभी यूट्यूब का जो योगदान है पढ़ाई में, उसको किस तरीके से देखते हैं, और बच्चे किस तरीके से यूट्यूब को अपने लिए फायदेमंद साबित कर सकते हैं? देखो, उस टाइम को और इस टाइम को कंपेयर किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि मैंने उस टाइम पर कोचिंग में जो पैसा दिया था उसका 10% भी अगर ऑनलाइन कोर्स को खरीद लिया जाए तो आज मैं उस बेनिफिट को ज्यादा पा सकता था। क्योंकि उस समय मैं 6,000 देकर कोचिंग किया 6 महीना। इस टाइम पे 600 रुपए में मैं कोई भी बैच लेकर ड्यूटी स्थल पर, चाहे घर पर, जहाँ फ्री टाइम है वहां पे मैं बैठ कर पढ़ सकता हूँ, उसको स्टडी कर सकता हूँ। उस टाइम में इस टाइम में बहुत ज्यादा मतलब स्टडी के स्तर में बहुत सुधार हुआ है। उतना समय भी नहीं है और इतना पैसा भी मतलब ज्यादातर लोगों के पास होता नहीं है। 6,000 किसी के पास नहीं है, मान लो, वो कहाँ जाएगा, इलाहाबाद जाएगा, कहीं जाएगा। 6,000 ना करके वो कम पैसे में ऑनलाइन कोर्स ले करके अपने घर बैठे मोबाइल पे भी पढ़ सकता है। तो उन बच्चों के लिए ये तो बहुत अच्छा है, पढ़ ही सकते हैं और तैयारी भी हो जाएगी। और इवन ऑफलाइन क्लासेस से अच्छा और बेस्ट भी इस पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो टीचर वहां पढ़ाते हैं, एग्जैक्ट द सेम और बेटर देन दैट पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अभी सुन रहे थे ललित भाई का सफर कि किस तरीके से, किस सिचुएशन से लड़ते हुए बेरोजगारी का सफर खत्म करते हुए रोजगार का सफर शुरू किए। अभी वर्तमान में ये पीएससी में इनकी पोस्टिंग है। बाकी आपको पता ही है कि सरकारी नौकरी की फोकस लोगों को ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी होता है और वो एक जो इज्जत होती है ना, मतलब जो पहले आपको ऐसे देखते थे और नौकरी लगने के बाद ऐसे देखते हैं, उस चीज़ों के लिए भी लोग पढ़ते हैं। मेरा सफ़र सीरीज इसीलिए ही चलाया जा रहा है कि आप लोग उससे रिलेट कर पाए, और जो आपके दिमाग में ये फालतू चीज़ें होती है ना कि गवर्नमेंट जॉब वही कर सकता है जिसके पास पैसा हो, जिसके बाप बहुत धनी हो, जो कोचिंग ही जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा सफर सीरीज का 3रा वीडियो है। अगर आप तीनों कहानी को देखेंगे ना तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, सब लोगों ने स्ट्रगल किया है। सब लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे पैसा अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनफैक्ट ललित भाई के पापा, ऐसा कोई भी ना ही कोई ऐसी नौकरी थी, बस एक होता है ना कि
परिवार को चलाने के लिए लोग मेहनत करते हैं। पहले ऐसे मेहनत करते थे, तो मेहनत करके जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ सकता था, फिर भी एक जो उनका हौसला था ना कि अपने बेटे को वो नहीं करने दूंगा जो मैं कर रहा हूँ, उस चीज को पॉजिटिवली लेके, मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं है तो उसका डर लेके कि अरे बहुत दिक्कत है चलो पापा का हाथ बटा दे। नहीं, दो तरीके से आप हाथ बटा सकते हो। एक ये सोच के कि पापा नहीं काम करेगा मैं करूंगा, कितना आप मदद कर लोगे, पैसे तो उतने ही आएंगे। लेकिन ये देखो, अगर आपके पापा मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये कह दो कि पापा आज तक मेहनत की है ना, जिस पेड़ को आप लगाए हैं अब उस पेड़ में फल लगने वाले हैं, अभी भी आपको कुछ दिन तक रक्षा करना है उन हर चीजों से जो उस फल को आने के लिए रोकते हैं। तो ये मत सोचो कि आपके पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस ये सोचो कि जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप उनको दोगे या नहीं दोगे। अगर आप इस चीज को इस तरीके से लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सबको पीछे खींचने वाले लोग होते हैं, उसको पॉजिटिवली लीजिए। जिस दिन आप उसको उस तरीके से लेंगे कि सोचो कितना मजा आएगा कि जो आपकी बुराई कर रहा था, जो आपको नीचा दिखा रहा था, जब आप सामने पहन के जाएंगे उसके वर्दी, तो कैसा उसको फील होगा। वो मतलब गाली नहीं देगा, वो इनफैक्ट कहेगा कि बाबू मुझे तो पता था एक ना एक दिन तुम कुछ अच्छा करोगे, तुमको तो हम घूमते ही नहीं देखते थे। मतलब समझ रहे हो ना, इतना मजा आएगा ना। वो मैं भी फील कर लिया हूँ, वो भाई ने भी फील कर लिया है, वो हर लोग फील करेंगे जब वो वर्दी पहन के आएंगे। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भीड़ की संख्या छोड़ते हुए बस फोकस करिए अर्जुन की तरह निशाने पे। अगर आप अर्जुन की तरह लक्ष्य पे निशाना लगाओगे ना, तो ऑटोमेटिक भीड़ साइड में हट जाएगी। देखो भीड़ मेले में भी होती है, क्या सभी सामान खरीदने जाते हैं? नहीं ना। तो भीड़ ऐसे ही वैकेंसी में भी हो रही है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब सिर्फ इस वजह से भी फॉर्म डाल दे रहे हैं कि चलो घूम लेंगे यार, चलो हो सकता है उस समय देख लेंगे कि मन है कि नहीं है। तो ऐसे भीड़ की वजह से आप टेंशन ना लीजिए, दबा के पढ़िए। आपके सिलेक्शन में प्रैक्टिस सेट, एनालिसिस और रिवीजन ही साथ देने वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो ऐसे ही मेरा सफर का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।